हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के चैप्टर 4 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वैश्विक दक्षिण के परिप्रेक्ष्य और भारतीय विमर्श। तो दोस्तों, ये आपका चैप्टर 4 है। आज के इस वीडियो में हम आपके इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर को कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो आपका चैप्टर है इसे हम 2 लेक्चर्स में पूरी तरह कवर करेंगे। आज का ये जो लेक्चर है ये पहला लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम स्पेशली जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो टॉपिक है इसको कवर करेंगे और सेकंड लेक्चर में बहुराष्ट्रीय कंपनियां और वैश्विक दक्षिण के परिप्रेक्ष्य और भारतीय विमर्श को अच्छे से कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका चैप्टर है चैप्टर 4, इसे हम 2 लेक्चर्स में अच्छे से कवर कर लेंगे। दोस्तों, आपसे मैं यही कहूँगा, यहाँ पर जितनी भी बातें हैं वो आपको बहुत ही आसानी से समझाई जाएंगी, बस आप वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पर जितने भी नोट्स हैं वो काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल है। तो यही कहूँगा, अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को परिभाषित करना और समझना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और पैसों का लेन देन है। जब कोई देश दूसरी जगह से कुछ सामान या सेवाएं खरीदता या बेचता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है, देशों के बीच में जो व्यापार होता है वही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और पैसों का लेन देन, यही क्या है? यही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कई तरह की गतिविधियां शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कई तरह की गतिविधियां, कई तरह की एक्टिविटीज़ शामिल है, जैसे कि पूंजी, सेवाएं, बौद्धिक संपदा, आयात निर्यात और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। या जब वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान नकदी या किसी अन्य देश की वस्तुओं और सेवाओं के लिए किया जाता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में जाना जाता है। अगर हम बहुत ही कम शब्दों में समझें तो हम यही कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और पैसों का लेन देन है। तो आई होप दोस्तों, यहाँ पर आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब समझ में आया होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खासकर विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास को किस तरह प्रभावित करता है, इसके कई तरीके इस प्रकार हैं। अभी देखिए दोस्तों, अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अर्थ को समझा। अब यहाँ पर बातें बताई जा रही हैं कि किस तरह से ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो किस तरह से विकास में सहायक होता है। ठीक है, स्पेशली विकासशील देशों के विकास में सहायक होता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर इसको हम समझ रहे हैं। आर्थिक विकास। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों को नए बाजार उपलब्ध कराता है, जिससे उनका उत्पादन बढ़ता है, रोजगार पैदा होता है और आय में वृद्धि होती है। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा आसान शब्दों में मतलब यहाँ पर बनाए गए हैं, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो आई होप यहाँ पर आपको बातें बहुत ही सरल शब्दों में समझ आ रही होंगी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक मतलब प्रभाव ये होता है कि इससे आर्थिक विकास होता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। कैसे देता है बढ़ावा? तो ये नए बाजार उपलब्ध कराता है। ठीक है, उत्पादन को बढ़ाता है, रोजगार पैदा करता है, यानी कि कई सारे रोजगार के अवसर सामने आते हैं, आय में वृद्धि होती है। इसके अलावा गरीबी में कमी। जाहिर सी बात है, आर्थिक विकास होगा तो गरीबी में कमी भी आने की संभावना अधिक होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से गरीबी में कमी। जब देशों में व्यापार बढ़ता है तो रोजगार के नए अवसर खुलते हैं, जिससे लोगों की आय बढ़ती है और गरीबी कम होती है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। व्यापार के जरिए देश एक दूसरे से नई तकनीक और तरीके सीखते हैं, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता बढ़ती है। मतलब कहने का यह है कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण होता है, मतलब जो टेक्नोलॉजी होती है वो एक देश से दूसरे देश में जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ये एक प्रभाव है, ये भी एक प्रभाव है। आई होप यहाँ पर दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होंगी। इस टॉपिक में हम यही समझ रहे हैं कि किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो विकास में सहायक होता है, वो किस तरह से जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसको प्रभावित करता है। तो ये आर्थिक विकास में सहायक होता है, गरीबी में कमी आती है, ऐसा बताया जा रहा है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण होता है। ठीक है, बुनियादी ढांचे का विकास।
व्यापार को बढ़ावा देने के लिए देश अपने बंदरगाह, सड़कों और संचार सुविधाओं में निवेश करते हैं, जिससे आर्थिक विकास होता है। ठीक है, बुनियादी जो ढांचा होता है उसका विकास होता है। पूंजी और निवेश तक पहुंच, व्यापार से विदेशी निवेश आता है जिससे आर्थिक विकास होता है। क्षमता निर्माण और संस्थागत सुदृढ़ीकरण, व्यापार के लिए देशों को अपने संस्थाओं और नियमों को मजबूत करना पड़ता है। क्षेत्रीय एकीकरण और सहयोग, व्यापार से पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ता है जिससे सभी का विकास होता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कुछ कठिनाइयां प्रस्तुत करता है, जैसे असमानता, पर्यावरणीय स्थिरता और भू राजनीतिक अशांति की समस्या। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर हमने इस टॉपिक को समझा कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो किस तरह से विकास में, डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी हमने इसको समझा, बहुत आसानी से आपको समझ में आई होंगी सारी बातें। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कुछ कठिनाइयाँ भी प्रस्तुत करता है, जैसे कि असमानता की, पर्यावरण से संबंधित कुछ समस्याएं और भू राजनीतिक अशांति जैसी समस्याएं भी ये प्रस्तुत करता है। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्वीकरण, उत्पत्ति और विकास। अब देखिए दोस्तों, इस टॉपिक में आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्वीकरण की उत्पत्ति और विकास के बारे में बातें बताई गई हैं। दोस्तों, स्पेशली इस टॉपिक में आपको वैश्वीकरण के अलग अलग फेसेस बताए गए हैं कि किस तरह से वैश्वीकरण का विकास हुआ। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर वैश्वीकरण के अलग अलग चरण बताए गए हैं कि किस तरह से वैश्वीकरण का विकास हुआ। जैसे कि वैश्वीकरण का प्रथम चरण, फिर दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण। तो इस तरह वैश्वीकरण के विकास को काफ़ी डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। तो अभी हम दोस्तों यहाँ पर इसको समझेंगे। पहले यहाँ पर जो कुछ सामान्य बातें हैं इसे हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यही बातें बताई जा रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्वीकरण की शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान का लेन देन करने लगे थे। लेकिन पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ खास हुआ, जब चीन से विलासिता की वस्तुएं जैसे रेशम यूरोप के रोम तक पहुंचने लगी। यह सिल्क रोड के जरिए हुआ, जो हजारों किलोमीटर लंबी व्यापारिक सड़क थी। इसने व्यापार को स्थानीय स्तर से आगे बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। देखिए, बहुत सामान्य बातें बताई जा रही हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्वीकरण की शुरुआत बहुत समय पहले हो गई थी, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान का लेन देन करने लगे थे। यहाँ पर एक पुराना उदाहरण दिया गया है सिल्क रोड का, रेशम मार्ग का एक उदाहरण दिया गया है कि चीन से विलासिता की वस्तुएं जैसे रेशम यूरोप के रोम तक पहुंचने लगी थी। इसके साथ यहाँ पर और बातें हैं, जैसे कि हालांकि उस समय का व्यापार पूरी तरह वैश्वीकरण का हिस्सा नहीं था। मुख्य रूप से रेशम, मसाले या वस्त्र जैसे महंगे सामान ही एक जगह से, एक देश से दूसरे देश में जाते थे। यह व्यापार केवल अमीर वर्ग के लिए होता था और इसमें कई बिचौलिए शामिल होते थे, जिनकी वजह से चीज़ें महंगी हो जाती थी। फिर भी इसने भविष्य के वैश्वीकरण की नींव रख दी थी। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे जब हम बात करते हैं वैश्वीकरण की शुरुआत कैसे हुई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत किस तरह से हुई है, वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास किस तरह से हुआ है, तो सामान्य रूप से देखें दोस्तों अगर हम, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्वीकरण बहुत समय पहले ही, ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है या वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत समय पहले ही शुरू हो गई थी। यहाँ पर एक सिल्क रोड का, रेशम मार्ग का उदाहरण दिया गया है। इसके अलावा बताया गया है जैसे कि रेशम, मसाले, वस्त्र जैसे सामान ही एक देश से दूसरे देश में जाते थे। मतलब देखिए, वैश्वीकरण था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। मतलब यहाँ पर ये समझिए, जैसे कि आज हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण बहुत तेज़ गति से हो रहा है और बहुत तेज़ गति से हुआ भी है। आज हम कहते हैं ना कि आज हम एक ग्लोबल सिटी में रह रहे हैं। आज मान लीजिए जिस जगह पे, मान लीजिए आज अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं तो अमेरिका के मान लीजिए अमेरिका में कोई घटना घटित होती है तो उसकी जानकारी बहुत ही जल्द हमें दिल्ली में मिल जाएगी। और अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ता है तो उसका असर हमें जो दूसरे देश हैं उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर भी देखने को मिल जाएगा। मतलब वैश्वीकरण काफ़ी तेज़ी गति से हुआ है और हो रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया कितनी पुरानी है, कैसे शुरू हुई, जब हम बहुत पुराने टाइम में जाते हैं तो हम पाते हैं कि वैश्वीकरण या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो गतिविधियां थी वो होती थी, लेकिन हाँ, वो बहुत ज़्यादा तेज़ गति से नहीं हो रही थी। बस यहाँ पर यही बातें बताई गई हैं। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं वैश्वीकरण का प्रथम चरण 19वीं सदी से 1914 तक। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि वैश्वीकरण का प्रथम चरण 19वीं सदी से क्यों शुरू हुआ
यहाँ पे बात को समझिए दोस्तों। जब हम ग्लोबलाइजेशन को पढ़ते हैं ना, तो इसको लेकर अलग अलग विद्वान अपनी अलग अलग राय रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए, कई सारे जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि जो वैश्वीकरण है वो एक आधुनिक घटना है, मतलब वो आधुनिक समय में हुई है, तो वो आधुनिक समय में इसको अलग अलग चरणों में बांटते हैं। कई सारे विद्वान मानते हैं कि नहीं, वैश्वीकरण बहुत प्राचीन है और प्राचीन समय से वैश्वीकरण हो रहा है। तो कई सारे विद्वान ऐसे वैश्वीकरण को सामने रखते हैं कि प्राचीन वैश्वीकरण, फिर मध्यकालीन समय में जो वैश्वीकरण हुआ, और फिर आधुनिक समय में वैश्वीकरण हुआ। लेकिन कई सारे विद्वान इसे आधुनिक घटना मानते हैं, तो वो इसे अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि वैश्वीकरण का विकास कैसे हुआ, इस पर अलग अलग विद्वान अपनी अलग अलग एक राय रखते हैं। लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए तो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो पुरानी रही है, लेकिन फिर भी कई सारे विद्वान इसे ज़्यादा आधुनिक मानते हैं, तो वो आधुनिक समय से इसे मतलब प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर जितने भी मैंने अभी यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हैं, जितने भी नोट्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं, वो सारे के सारे नोट्स मैंने ड्यू एसओएल की बुक की हेल्प से यहाँ पर तैयार किए हैं। तो यही कहूँगा कि चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट्स हों, चाहे ओपन के स्टूडेंट्स हों, सभी के लिए ये नोट्स यूज़फुल हैं। और वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं, तो वैश्वीकरण का प्रथम चरण 19वीं सदी से 1914 तक। और कंफ्यूज मत होना, कई सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे कि 19वीं सदी से पहले क्या वैश्वीकरण नहीं था। ठीक है, था, लेकिन उसकी जो मैंने आपको यहाँ पे बातें बताई वो इस रूप में वैश्वीकरण या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था। ठीक है, सामान्य रूप से दो ही पॉइंट्स मैंने आपको हल्का सा समझाने का प्रयास किया है, बस नॉर्मली समझना है आपको। ठीक है, एक सामान्य अंडरस्टैंडिंग आपकी आ जाए उतना बहुत है। सामान्य रूप से जो मेन बातें वो आपको बस याद होनी चाहिए। ठीक है, वैश्वीकरण का प्रथम चरण 19वीं सदी से 1914 तक। 18वीं और 19वीं सदी में ब्रिटेन ने औद्योगिक क्रांति के साथ वैश्वीकरण में बड़ा कदम बढ़ाया। भाप से चलने वाली रेल और जहाज़ों ने दूर दराज के देशों में सामान पहुंचाना आसान बना दिया। साथ ही ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ, जिससे उनके पास बड़ी मात्रा में सामान निर्यात करने का मौका मिला। इस दौर में दूसरे देशों जैसे उरुग्वे, अर्जेंटीना ने भी अपने कृषि उत्पादों का निर्यात करना शुरू किया। लेकिन इसी समय कई समस्याएं भी सामने आई। यूरोपीय देशों ने अफ्रीका के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया, और कुछ देश जैसे भारत, चीन पश्चिमी देशों की तकनीकी प्रगति का सामना नहीं कर पाए। वे औद्योगिकरण में पीछे रह गए क्योंकि उनके पास संसाधन और प्रौद्योगिकी की कमी थी। अब यहाँ पे दोस्तों बात को समझिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात को समझो। यहाँ पर देखिए, वैश्वीकरण को कई सारे चरणों में आपको पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर वैश्वीकरण का प्रथम चरण बताया गया है। तो वैश्वीकरण अगर हम बात करें तो बहुत पुरानी ही प्रक्रिया रही है, लेकिन यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने DOSOL की रीडिंग्स जो बुक है उसकी उसी की हेल्प से यहाँ पर नोट्स मैंने तैयार किए हैं। तो यहाँ पर प्रथम चरण बताया जा रहा है वैश्वीकरण का 19वीं सदी से 1914 तक। हालांकि 19वीं सदी से पहले भी वैश्वीकरण था, हालांकि उसकी प्रक्रिया काफ़ी धीमी थी, आप यूँ कह सकते हो धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम प्रथम चरण के रूप में पढ़ रहे हैं 19वीं सदी से 1914 तक। तो यहाँ पर बताया जा रहा है आपको बहुत सामान्य बातें कि इसमें ब्रिटेन की एक बड़ी भूमिका थी। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति देखी गई। ठीक है, और भाप के इंजन के कारण रेल और जहाज़ों जो रेल है या जो समुद्री जहाज़ थे, तो उनके द्वारा दूर दराज के देशों में सामान पहुंचाना आसान हो गया। ब्रिटेन का निर्यात बढ़ा, क्योंकि देखिए ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई जिससे उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा, और उसके बाद फिर निर्यात भी ज़्यादा हुआ। इसके साथ ही यहाँ पर एक समस्या भी थी, जैसे कि कई यूरोपीय देशों ने कई देशों को अपना उपनिवेश बना रखा था। तो जो उपनिवेशित देश थे, तो वहाँ पर वो तरक्की नहीं कर पाए, वो पीछे रह गए। तो अभी हमने यहाँ पर प्रथम चरण को देखा। अब यहाँ पर दूसरा चरण है, दूसरा और तीसरा चरण। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्वीकरण ने फिर से जोर पकड़ा। इस बार अमेरिका ने नेतृत्व किया और ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज जैसे तकनीकी आविष्कारों ने व्यापार को और बढ़ावा दिया। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद वैश्वीकरण पूरी दुनिया में फैलने लगा। अधिकतर देशों ने मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए और विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल हो गए। यहाँ तक कि चीन ने भी 2001 में WTO में शामिल होकर वैश्विक बाजार में कदम रखा। इस दौरान इंटरनेट का विकास हुआ।
इंटरनेट का भी विकास हुआ, जिसने लोगों और देशों को और करीब लाया। अब लोग दुनिया भर में ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जो कुछ दिनों में ही उनकी पहुंच तक पहुंच जाता है। इससे वैश्विक व्यापार और भी तेज और आसान हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर यही बातें बताई जा रही हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्वीकरण काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ा। ठीक है, यहाँ पर कई सारे बताए, जैसे कि ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज़ जैसे तकनीकी आविष्कारों ने व्यापार को और बढ़ावा दिया। 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हो गया तो ये वैश्वीकरण और तेज़ी गति से आगे बढ़ा। अधिकतर देशों ने मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए और विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गए। कहने का मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई। इस दौरान इंटरनेट का भी विकास हुआ, जिसने लोगों और देशों को और करीब लाया। अब देखिए दोस्तों, इस बात को तो हम सभी समझते हैं कि किस तरह से इंटरनेट ने व्यक्ति को विश्व से जोड़ा है। अब इंटरनेट का विकास हुआ तो इससे वैश्विक व्यापार और भी तेज और आसान हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी हमने वैश्वीकरण का दूसरा और तीसरा चरण देखा। अब यहाँ पे हम वैश्वीकरण के चौथे चरण की बात करते हैं। तो देखिए, वैश्वीकरण का चौथा चरण वर्तमान समय को दर्शाता है, जब हम तकनीक और डिजिटल दुनिया के माध्यम से वैश्वीकरण की एक और नई लहर का अनुभव कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से अमेरिका और चीन का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। अब डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे 3D प्रिंटिंग, ई कॉमर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI तेज़ी से उभर रहे हैं। हालांकि इसके साथ साइबर हमले और हैकिंग जैसी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये चौथा चरण बताया गया है जो कि वर्तमान समय को दर्शाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर वर्तमान वैश्वीकरण के प्रभाव बताए गए हैं। ये जो वर्तमान वैश्वीकरण है यानी कि यहाँ पर ये जो चौथा चरण है वैश्वीकरण का, जो कि वर्तमान समय को दर्शाता है, इसके प्रभावों को भी बताया गया है। तो आइए अब हम इसको दोस्तों समझते हैं। एक है आर्थिक प्रभाव। वैश्वीकरण के इस चरण में अर्थव्यवस्था का भारी एकीकरण हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया भर में फैली हुई हैं और देशों के बीच व्यापार और निवेश के नियम आसान हो गए हैं। इसके समर्थक कहते हैं कि इससे आर्थिक विकास होता है, नए रोजगार मिलते हैं और तकनीकी नवाचार बढ़ता है। अब देखिए दोस्तों, एक आर्थिक प्रभाव देखने को मिलता है। वर्तमान वैश्वीकरण जो है, इसका एक आर्थिक प्रभाव हमें ये देखने को मिलता है कि कई सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अब वो कई देशों में फैल रही हैं। यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द आया है अर्थव्यवस्था का एकीकरण। दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि अलग अलग देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो एकीकृत हो रही हैं। यहाँ पर इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि मान लीजिए कि विश्व के किसी हिस्से में आर्थिक संकट आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे देश हैं जहाँ पर आर्थिक संकट नहीं आया है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर विश्व के किसी हिस्से में कोई आर्थिक संकट आता है तो उसका प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्से में या दूसरे देशों में भी देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर हमने आर्थिक प्रभाव को समझा। अब ये जो आर्थिक प्रभाव है, इसके समर्थक भी हैं और इसके आलोचक भी हैं। जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। मतलब कहने का ये है, जो समर्थक हैं उनका मानना है कि ये जो वैश्वीकरण है, इसका जो आर्थिक प्रभाव होता है, इससे क्या होता है, तो इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, नए रोजगार के अवसर सामने आते हैं, नए रोजगार के अवसर सामने आते हैं और तकनीकी नवाचार होता है। मतलब तकनीकी कई सारे आविष्कार होते हैं। इसके जो आलोचक हैं वो मानते हैं कि ये जो वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव है, इससे अमीर गरीब के बीच असमानता बढ़ती है और गरीब देशों में श्रमिकों का शोषण होता है। तो यहाँ तक दोस्तों अभी हमने आर्थिक प्रभाव को समझा। अब हम यहाँ पर सामाजिक प्रभाव को समझते हैं। परिवहन और संचार के बेहतर साधनों ने दुनिया के विभिन्न समाजों को करीब ला दिया है, जिससे सांस्कृतिक विविधता बढ़ी है। लेकिन इसके साथ सांस्कृतिक पहचान और संरक्षण को लेकर विवाद भी होते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है। वैश्वीकरण का एक सामाजिक प्रभाव ये दिखाई देता है कि परिवहन और संचार के बेहतर साधनों ने दुनिया के विभिन्न समाजों को, अलग अलग समाजों को करीब ला दिया है। इसके अलावा दोस्तों, हमें वैश्वीकरण का एक प्रभाव ये भी दिखता है कि कई बार सांस्कृतिक पहचान और संरक्षण को लेकर विवाद भी देखे जाते हैं। वैश्वीकरण ने समाज में मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर भी जागरूकता बढ़ाई है। मतलब समाज में जागरूकता बढ़ाई है वैश्वीकरण ने। तो ये सामाजिक प्रभाव था।
अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तकनीकी प्रभाव की। इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने व्यापार और संचार के तरीके में बदलाव किया है। अब दुनिया भर में विचार, सामान और सेवाओं का आदान प्रदान तेजी से हो रहा है। हालांकि तकनीकी असमानता और गोपनीयता के उल्लंघन जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं। देखिए दोस्तों, वैश्वीकरण का ये जो तकनीकी प्रभाव है उसमें यहाँ पर यही बातें बताई जा रही हैं आपको कि जो इंटरनेट है, सोशल मीडिया है और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इन्होंने व्यापार और संचार के तरीकों में बहुत बदलाव किया है। अब दुनिया भर में विचारों का, सामान का, सेवाओं का बहुत तेज़ी से आदान प्रदान हो रहा है। ये वैश्वीकरण का तकनीकी प्रभाव ही है जिससे आज हम इंटरनेट, सोशल मीडिया और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उनके ज़रिए दुनिया भर की जो खबर हैं वो आसानी से पा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने तकनीकी प्रभाव को देखा। हालांकि तकनीकी असमानता और गोपनीयता के उल्लंघन जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं पर्यावरणीय प्रभाव की। वैश्वीकरण ने पर्यावरण पर भी असर डाला है। उत्पादन और संसाधनों के अत्यधिक दोहन से प्रदूषण और वनों की कटाई बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ज़रूरत है ताकि टिकाऊ विकास और संसाधन दक्षता पर ध्यान दिया जा सके। तो दोस्तों, ये पर्यावरणीय प्रभाव था। देखिए, यहाँ पर सारी बातें बहुत आसान शब्दों में लिखी गई हैं। आई होप यहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आ रही हों। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं राजनीतिक प्रभाव की। देखिए, वैश्वीकरण ने दुनिया भर में शासन और सहयोग के नए तरीके लाए हैं। WTO और IMF जैसी संस्थाएं इस प्रक्रिया को बढ़ावा देती हैं, लेकिन इन पर आलोचना भी होती है कि इन संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। कुछ देशों में राष्ट्रीय हितों और वैश्वीकरण के बीच टकराव भी देखने को मिला है। दोस्तों, अभी यहाँ पर हमने वर्तमान वैश्वीकरण के कुछ प्रमुख प्रभावों को समझा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने और सुविधाजनक बनाने में कई एजेंसियाँ प्रमुख भूमिका निभाती हैं। तो अब हम इसको समझते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ एजेंसियाँ बताई गई हैं, कुछ संस्थाएं बताई गई हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने में एक अहम भूमिका निभाती हैं। तो आइए थोड़ा सा इनको हम समझते हैं। पहला है यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन WTO। यह संगठन देशों के बीच व्यापार के नियम बनाता है और सुनिश्चित करता है कि व्यापार बिना किसी रुकावट के साफ सुथरे तरीके से हो। इसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार में किसी भी तरह की बाधा ना आए और सभी देश व्यापार कर सकें। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान शब्दों में लिखा गया है। हालांकि WTO को आप आगे के चैप्टर में थोड़ा विस्तार से भी पढ़ेंगे। यहाँ पर नॉर्मली आपको यही बताया जा रहा है कि WTO क्या है। WTO एक ऐसा संगठन है जो कि विश्व स्तर पर व्यापार से संबंधित नियम बनाता है और ये सुनिश्चित करता है कि जो व्यापार है विश्व में वो बिना किसी रुकावट के साफ सुथरे तरीके से हो। इसके अलावा यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र। यह है WTO और संयुक्त राष्ट्र की एक संयुक्त संस्था है जिसका काम छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद करना है, खासकर गरीब और विकासशील देशों में। यह उन्हें व्यापार के लिए जरूरी तकनीकी जानकारी और सहयोग प्रदान करता है। बहुत सिंपल है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य छोटे और मध्यम आकार के जो व्यवसाय हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद करना है, खासकर गरीब और विकासशील देशों में, और यह उन्हें व्यापार के लिए ज़रूरी तकनीकी जानकारी और सहयोग प्रदान करता है। इसके अलावा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्य काम देशों की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना है ताकि व्यापार सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या है? देशों की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना ताकि व्यापार सुचारू रूप से चल सके। यह देशों को सलाह देता है कि कैसे वे अपनी आर्थिक समस्याओं को सुलझा सकते हैं और बेहतर तरीके से व्यापार कर सकते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, सारी बातें बहुत ही आसान शब्दों में ही लिखी हुई हैं। विश्व बैंक समूह, यह संगठन विकासशील देशों को उनके आर्थिक विकास में मदद करता है। यह उन परियोजनाओं को पैसे और तकनीकी सहयोग प्रदान करता है जो व्यापार से जुड़ी होती हैं, जैसे व्यापार के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। अब दोस्तों, ये जो संगठन है विश्व बैंक समूह, ये क्या करता है? तो यह संगठन विकासशील देशों को उनके आर्थिक विकास में मदद करता है। यह उन परियोजनाओं को पैसे और तकनीकी सहयोग प्रदान करता है जो व्यापार से जुड़ी होती हैं, जैसे व्यापार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। मतलब अगर मान लीजिए कि किसी देश में, किसी विकासशील देश में मान लीजिए कि व्यापार के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो बुनियादी ढांचा है वो मतलब सही नहीं है, तो ये उसमें उस देश की मदद कर सकता है।
स्पेशली व्यापार से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में ये उस जो भी संबंधित देश है उसकी मदद कर सकता है। ठीक है। निर्यात ऋण एजेंसियां, ये सरकारी एजेंसियां होती हैं जो अपने देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता और बीमा देती हैं। यह व्यापार करने में आने वाले जोखिमों को कम करती हैं। राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन एजेंसियां, ये एजेंसियां अपने देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए काम करती हैं। ये निर्यातकों को व्यापार के बारे में जानकारी, वित्तीय मदद और विदेशी बाजारों में अवसर प्रदान करती हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी जो हमने समझा निर्यात ऋण एजेंसी को, और अभी यहाँ पर हम जो समझ रहे हैं राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन एजेंसी को, तो यहाँ पर ये जो एजेंसियाँ हैं ये अपने देश के निर्यातकों को कई तरह से मदद प्रदान करती हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक जैसे बैंक विभिन्न क्षेत्रों के देशों को आर्थिक विकास में मदद करते हैं। ये बैंक व्यापार से जुड़ी परियोजनाओं के लिए पैसे और तकनीकी सहायता देते हैं जिससे उस क्षेत्र का व्यापार बढ़ सके। तो क्षेत्रीय विकास बैंक भी हैं जो कि व्यापार को बढ़ावा देने में एक अहम योगदान करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने कुछ एजेंसियों को, कुछ मतलब संगठनों को समझा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है इसको प्रोत्साहित करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो अभी हमने इनको समझा। अब हम दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में व्यापार को नया स्वरूप देने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए गए ताकि देश एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से व्यापार कर सकें और आर्थिक विकास हो सके। इसे समझने के लिए नीचे दी गई बातों को सरल शब्दों में समझाया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में व्यापार को एक नया स्वरूप देने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए गए ताकि देश एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से व्यापार कर सकें और आर्थिक विकास हो सकें। तो यहाँ पर कई सारी बातें बताई गई हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो उस बात को यहाँ पर समझिए। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले व्यापार के नियम मुख्य रूप से बड़े देशों, खासकर ग्रेट ब्रिटेन के हितों को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। उस समय संरक्षणवाद का चलन था जिसमें देश अपने व्यापार को बचाने के लिए ऊंचे टैक्स लगाते थे। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो सभी देश एक नई खुली व्यापार नीति अपनाने के लिए सहमत हुए ताकि सभी देश एक दूसरे के साथ बिना रोक टोक व्यापार कर सकें। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944। युद्ध के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यह तय किया कि दुनिया में आर्थिक और व्यापारिक विवादों को रोकने के लिए एक नई आर्थिक प्रणाली बनाई जाए। इसका उद्देश्य था कि संरक्षणवादी नीतियों से होने वाले नुकसानों को रोका जाए और व्यापार को सुचारू रूप से चलाया जाए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944, इसे आप आगे के चैप्टर में और अच्छे से काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो भी बातें समझनी है वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। देखिए यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद व्यापार से संबंधित जो नियम बनाए गए, यहाँ पर वही सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। अब देखिए दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बड़ा कदम ये लिया गया कि व्यापार से संबंधित एक महत्वपूर्ण संगठन गैट की स्थापना की गई। गैट का मतलब है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, व्यापार से संबंधित एक महत्वपूर्ण संगठन की स्थापना की गई। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार को नियमित करने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था व्यापार को आसान बनाना और देशों के बीच व्यापार की बाधाओं को कम करना। 1970 का आर्थिक संकट और नई व्यापार रणनीतियाँ। 1973 में ओपेक तेल संकट की शुरुआत के परिणाम स्वरूप कई पश्चिमी औद्योगिक देशों ने आर्थिक मंदी का अनुभव किया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार हुआ, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितना पहले हुआ करता था। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के प्रयास में कई देशों ने अपने टैरिफ अवरोधों को कम किया, हालांकि वे अपने निर्यात की सुरक्षा और अन्य तरीकों से आयात को प्रतिबंधित करने के लिए नई अधिक उन्नत रणनीतियां भी लेकर आए। गैट के तहत देशों के बीच कई दौरों में बातचीत हुई जिसे राउंड्स कहा जाता है। इन वार्ताओं में देशों ने आपसी सहमति से अपने व्यापार अवरोधों को कम किया और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दिया। टोक्यो दौर 1973 से 1979 के बीच हुए टोक्यो दौर में गैट ने कुछ नई चुनौतियों को हल करने की कोशिश की।
जैसे कि गैर टैरिफ बाधाओं को कम करना, जिसमें उत्पाद मानक, लाइसेंस और सरकारी खरीद जैसी चीज़ें आती थी। इसका उद्देश्य था कि व्यापार को और अधिक खुला और आसान बनाया जाए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, तो एक बार मैं इन्हें रीड करके आपको बताता हूँ, तब मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कंक्लूज़न में यहाँ पर सारी बातें समझाऊँगा। 1980 और 1990 के दशक में व्यापार नीति। इन दशकों में देशों ने अपनी व्यापार नीतियों को और मजबूत किया। कुछ देशों ने अपनी राजनीतिक व्यापार नीति बनाई, जिसका उद्देश्य था अपने निर्यात को बढ़ावा देना और अपने बाजार की सुरक्षा करना। उदाहरण के लिए अमेरिका ने 1988 में एक कानून बनाया, जिसका उद्देश्य उन देशों के खिलाफ कदम उठाना था जो अमेरिकी निर्यात को नुकसान पहुंचा रहे थे। 1980 के दशक में अमेरिका ने मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश की, जिससे गैट का उरुग्वे दौर शुरू हुआ। यह दौर 1994 में समाप्त हुआ और इसके बाद 1995 में विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ, जिसने गैट को स्थायी रूप से प्रतिस्थापित किया और वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी संभाली। यानी कि 1995 में विश्व व्यापार संगठन ने गैट की जगह ले ली। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको यही सारी बातें बताई जा रही हैं कि 1948 में गैट की स्थापना की गई ताकि जो व्यापार है उसे आसान बनाया जा सके और व्यापार से संबंधित जो भी बाधाएं हैं उनको कम किया जा सके, इसीलिए गैट की स्थापना की गई। और यहाँ पर गैट से संबंधित ही यहाँ पर सारी बातें बताई गई हैं, जैसे कि 1970 का आर्थिक संकट और नई व्यापार रणनीतियाँ। मतलब 1970 में मतलब आर्थिक संकट आया था, फिर नई व्यापारिक नीतियाँ भी सामने आई कि संकट से कैसे निपटा जाए। इसके साथ ही यहाँ पर गैट के व्यापारिक दौरों की बात की गई कि जो गैट के व्यापार दौर से उनकी बात की गई है, टोक्यो दौर की बात की गई है। फिर दोस्तों, यह कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि यहाँ पर गैट के बारे में सारी बातें बताई गई हैं कि किस तरह से गैट ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो मतलब व्यापारिक जो रणनीतियाँ थी उसे मतलब नियमित करने में क्या मतलब योगदान दिया, किस तरह से जो गैट के दौर होते थे उसमें मतलब किस तरह से व्यापारिक रणनीतियाँ बनाने का प्रयास किया गया, किस तरह से मतलब व्यापार से संबंधित नियम वगैरह बनाए गए। और फिर यहाँ पर यही बातें बताई जा रही हैं कि किस तरह से जो गैट है उसकी जगह फिर WTO ने ले ली। 1995 में WTO वर्ल्ड व्यापार संगठन सामने आया। इसने गैट को स्थायी रूप से प्रतिस्थापित किया। आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।